शहर की आखिरी गली के अंत पर एक पुराना, अजीब सा और बिल्कुल वीरान घर है। ये एक ऐसा घर है जिसके बारे में बच्चे कहानियां सुनाते हैं और एक दूसरे को इससे दूर रहने की चेतावनी देते हैं। और फिर इस घर के बाहर कोई चित्र भी नहीं बने हैं, जो कि बहुत कम ही देखा जाता है अबैंडन बिल्डिंग्स के साथ। पर कोई भी इतना बहादुर नहीं है जो अपनी जान को जोखिम में डालकर इसके करीब जाए। 4 आदमियों से भरी एक काली वैन इसी घर के सामने रुकती है। इन आदमियों में से एक के मुंह पर बैग है, जिसके हाथों को बहुत जोर से बांधा गया है। ये एक बार से बाहर निकल रहा था जब अचानक उसके सर पर एक 9mm पिस्टल रखी जाती है, जिसको पकड़ने वाला आदमी इसे किसी भी समय चला सकता है। इसके पीछे 2 और आदमी अंधेरे से बाहर निकलते हैं, जिनमें से एक उसकी गर्दन पर एक स्टन गन को रखता है। फिर इसी स्टन गन द्वारा 50,000 वोल्ट्स की बिजली उसके शरीर में से गुजरती है। और जब वो आखिरकार फिर से अपनी आंखें खोलता है तो केवल अंधेरा ही अंधेरा होता है। वैन का पिछला दरवाजा खुलता है और इस आदमी को वैन से बाहर निकाला जाता है। ड्राइवर भी सहायता के लिए आता है और इसे सुनसान घर तक ले जाने में उनकी मदद करता है। वो अपने पक्ष में बहुत कुछ कहता है, जो उसे लगता है कि शायद उसे बचा ले। प्लीज मुझे बस थोड़ा सा और समय दे दो, मैं पैसे ला दूंगा। मैं कसम खाता हूँ, मुझे एक जॉब मिल गई है, मैं सच कह रहा हूँ। बस मैं कल से ही शुरू कर दूंगा, मुझे बस थोड़ा सा समय चाहिए। लेकिन उसे उसकी इस मदद की भीख का कोई जवाब नहीं मिलता है। ऐसी कोई चीज नहीं थी जो उन्होंने पहले ना सुनी हो। वो बस अपना काम पूरा करना जानते हैं। तीनों आदमी अपनी टॉर्चेस को चालू करते हैं। इस निर्जन घर में वर्षों से बिजली नहीं है। ये अब चूहों, कॉकरोचेस और मकड़ियों का क्षेत्र बन गया है। और यहाँ जीवन का एकमात्र सबूत मकड़ी के जाले और इस वॉलपेपर के पीछे से आने वाली कुछ आवाजें हैं। किसी के कभी भी यहाँ आने का एकमात्र कारण यही हो सकता है जब आपको वास्तव में कुछ करने की आवश्यकता है, और वो भी अंधेरे में। डार्क सूट पहने आदमी इस रोते हुए कैदी को फर्श पर गिराते हैं। वो फिर से उनसे विनती मांगता है, लेकिन जवाब में उसे लात ही मिलती है, जिस कारण वो बोल नहीं पाता और दर्द के मारे कराहता है। एक आदमी उसके सर से इस बैग को हटाता है। उसकी नाक से खून बह रहा है। उसे अपनी आंखों से साफ नहीं दिख रहा, जैसे उसे सही से यहाँ क्या हो रहा है उसकी समझ नहीं आ रही। हाँ, पर जो उसे समझ आता है वो ये है कि आज रात इस घर से बाहर वो कभी नहीं निकल पाएगा। वो तीनों उसको फर्श पर ऐसा पड़ा देखते हैं। उनमें से कोई भी यहाँ नहीं आना चाहता था, पर ये वो काम है जिसके उन्हें पैसे दिए गए थे। हालांकि वो इस बात से अनजान है कि ये सब केवल वही नहीं है जो यहाँ देख रहे हैं। अंधेरे में कहीं और भी ये सब कोई देख रहा है, मनोरंजक जिज्ञासा के साथ। घर के इस गहरे अंधेरे कमरे में उनमें से एक आदमी कहता है कि हॉन्टेड ये हो सकता है। गन वाला आदमी हंसता है और अपनी गन को उसके सामने करके कहता है कि फिर तो यहाँ एक और भूत आने वाला है। लेकिन जैसे ही वो ट्रिगर दबाकर इस कहानी का अंत करने लगता है तो उसे कुछ सुनाई देता है, जिस कारण वो रुक जाता है। ये आवाज शायद ऊपर से आ रही है। क्या वो इसकी कल्पना कर रहा है या केवल ये धूल वास्तव में किसी के कदमों के कारण नीचे गिर रही है? वो सभी से स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। वो अपनी टॉर्चेस को इस अंधेरे कमरे के चारों ओर घुमाते हैं। जिस आदमी ने गन पकड़ी है वो अपने साथी को कहता है कि वो ऊपर जाके चेक करे। ऐसा लगता है कि वो और कुछ भी करना चाहेगा, लेकिन ऊपर नहीं, ये नहीं। लेकिन जब गन वाला आदमी, जो स्पष्ट रूप से उनका लीडर है, उसकी ओर गन करता है तो उसे ये करना ही पड़ेगा। वो अपनी गन को भी बाहर निकालता है और सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए 2nd फ्लोर की ओर बढ़ता है। लीडर का मन अब भी ऊपर क्या चल रहा है इसी पर है। उसके नासमझ साथी ने उसके मन में ये सारी बकवास भूतों की कहानियां डाल दी थी, लेकिन वो जानता है कि ये केवल कोई रैकून ही होगा। जब उसका दूसरा साथी ये सुनिश्चित कर देगा कि यहाँ पर कोई भी गवाह नहीं है, तो इस काम को पूरा करके इस खौफनाक घर से बाहर चले जाएंगे। वो अपने साथी को आवाज देकर पूछता है कि क्या उसे कुछ दिखा है। नहीं, कुछ नहीं, मुझे लगता है। वो पूरा बोल भी नहीं पाता जब उसके चिल्लाने की आवाजें आती हैं। 2 गोलियां चलती हैं और फिर एक जोरदार आवाज आती है, जैसे कोई भारी चीज जमीन से टकराई हो। वो दोनों आदमी अपनी गन्स को निकालकर नीचे झुकते हैं। वो फिर से आवाज देते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आता। हर कोई हाई अलर्ट पर है, यहाँ तक कि फर्श पर बंधा हुआ ये आदमी भी इस बात से ज्यादा डर रहा है कि ऊपर क्या हो रहा है। कोई भी नहीं हिलता है। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद फिर से कदमों की आवाज आती है। लीडर फिर से पूछता है कि क्या चल रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं, केवल कुछ और कदमों की आवाज। वो इस आवाज का पीछा करते हुए सीढ़ियों के पास पहुंचते हैं। जब फिर से ये आवाज आने लगती है, उनकी आंखें आवाज का पीछा करती हैं और यहाँ कोई भी नहीं है।
दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं, जैसे वो कह रहे हो कि अब हम क्या करें, क्या हम पागल हो गए हैं। घर के अंदर अचानक से एक शांत फुसफुसाती हुई आवाज आती है, जैसे कि किसी महिला की आवाज हो जो कहती है, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो। बचे हुए आदमी घबराहट के कारण अंधेरे में गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। बंदी और लीडर दोनों फर्श के जितने करीब हो सके उतना करीब आ जाते हैं, क्योंकि गोलियां हवा से होती हुई पुरानी लकड़ी की दीवारों में से कॉकरोचेस को बाहर निकालती हैं। जल्द ही ये गोलियां खत्म हो जाती हैं और केवल क्लिक 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 की आवाज रह जाती है। यहाँ क्या हो रहा है? ये जगह वास्तव में हॉन्टेड है। इससे पहले कि एक और भयानक विचार उसके मन में आता, अंधेरे से होता हुआ एक लैंप उसके चेहरे पर लगता है। इसके बाद एक किताब, फिर एक पुराना फोन और फिर एक धूल भरी पुरानी ईंट जो उसके सर को फोड़ देती है। वो अपने घुटनों पर गिरता है, उसके माथे पर एक गहरा घाव हो जाता है और उसकी नाक से भी खून बहता है, जिसके बाद वो मुंह के बल गिर जाता है। अब केवल लीडर और उसका कैदी बचा है। किसी आत्मा द्वारा ये दोनों भ्रमित हैं, दोनों डरे हुए हैं। अचानक लीडर को अपनी गर्दन पर एक गर्म सांस और उसके कान में एक आवाज सुनाई देती है, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। वो मुड़कर चिल्लाता है और अंधेरे में एक बार फिर से फायर करता है, लेकिन कुछ नहीं। एक अजीब सी हंसी उसके चारों ओर गूंजने लगती है। कभी लगता है कि ये है और कभी नहीं। फिर उसे कदमों की आवाजें आती हैं, लेकिन कहां से? कभी ये दूर होते सुनाई देते हैं और कभी पास। एक अनदेखा मुक्का उसके मुंह पर पड़ता है, इतना जोरदार जो उससे पहले कभी नहीं मारा गया था। वो लड़खड़ाकर हमलावर की तलाश में इधर उधर देखता है, जैसे कि चैंपियनशिप राउंड में वो विजेता होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। यह उसके चेहरे की दूसरी तरफ था। एक और चेतावनी हंसी के साथ वो अपने मुंह से अपना टूटा हुआ दांत बाहर थूकता है। न जाने और क्या करना चाहिए, वो इससे अनजान गोलियां चलाने लगता है। शायद वो भाग्यशाली हो जाएगा या शायद नहीं। एक शक्ति उसके हाथ के चारों ओर लिपट जाती है, जिस कारण उसके हाथ पर अधिक दबाव पड़ता है। इससे पहले कि उसे चीखने का मौका मिलता, उसका हाथ गलत दिशा में झुक जाता है। वो चीखता है और उसके हाथ से गन नीचे गिर जाती है, लेकिन उसकी चीख तभी बंद हो जाती है जब एक और मुक्का उसके सोलर प्लेक्सिस पर पड़ता है, जिस कारण उसके मुंह से एक खून की धारा बाहर निकलती है, और वो भी इस महिला के चेहरे पर जो उसी की ओर देख रही है। उसका आतंक और दर्द उस पर हावी हो जाता है। उसका दिमाग खराब होता है और घबराहट के कारण बेहोश हो जाता है। उसकी जैकेट खुलती है और एक इनविजिबल उंगलियां इसमें से एक रुमाल को निकालकर अपने चेहरे से खून साफ करती है और फर्श पर केवल एक खूनी रुमाल रह जाता है। जमीन पर गिरा हुआ आदमी, जिसे उसकी मर्जी के खिलाफ यहाँ लाया गया था, वो चकित रह जाता है। जैसे ही रुमाल नीचे गिरता है, वो हैरानी से लीडर के हाथ को ऊपर उठता देखता है, जिसके बाद उसकी कलाई से उसकी सोने की घड़ी खुलकर हवा में तैरने लगती है और फिर गायब हो जाती है। जमीन पर कदमों की आवाज सुनाई देती है। दरवाजा खुलता और बंद होता है। अब केवल वो डरा हुआ आदमी चुपचाप दो मृत शरीरों के बीच फर्श पर लेटा है। कुछ समय के बाद वो आखिरकार खड़ा होने की हिम्मत करता है। वो घबराते हुए दरवाजे की ओर बढ़ता है और इसे खोलता है। बाहर कोई भी नहीं है, ऐसा कोई जिसे वो देख सकता था, जिसने भी इन सभी आदमियों को मारा। आखिरी बार इस अंधेरे घर को देखकर वो बाहर आता है और दरवाजे को बंद कर देता है। वो आजाद है। वो उस इनविजिबल भूत के वास्तविक स्वरूप को कभी नहीं समझ पाएगा, जिसने अभी अभी उसकी जान बचाई है। जबकि इन मृत व्यक्तियों में से कोई भी कभी भी नहीं जान पाएगा कि उनका सामना उस रात किस चीज से हुआ था। लेकिन एससीपी फाउंडेशन ये बात निश्चित रूप से जानती है, क्योंकि आप इस तरह की हरकतों की उम्मीद SCP-347 से कर सकते हैं, जिसे आसान शब्दों में द इनविजिबल वुमेन के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन उसका एक अपना चुना हुआ नाम भी है, क्लोडिया। फाउंडेशन स्टाफ वर्तमान में अनिश्चित है कि क्या ये SCP-347 एंटिटी का रियल नेम है या क्लोड रेंज का छद्म नाम, जो वो इंग्लिश एक्टर है जिसने डॉक्टर जैक ग्रिफिन का किरदार निभाया था 1933 की फिल्म द इनविजिबल मैन में। बेशक जब इस विशेष अनोमली की बात आती है तो वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा लगता है, लेकिन ये फिर भी आसान है उससे जो नजर नहीं आता, जबकि आप देख भी सकते हैं। फिर भी क्लोडिया, मैं इसी नाम से इसका उल्लेख करूंगा क्योंकि एक तो ये उसका अपना चुना हुआ नाम है और साथ ही आसान भी है। तो क्लोडिया ऊंचाई में 164 सेंटीमीटर और वजन में 55 किलोग्राम की है, और ये वास्तव में उसके बारे में निश्चित रूप से जाना जाता है क्योंकि उसकी प्राइमरी अनोमस विशेषता जाहिर है कि उसका पूरी तरह से इनविजिबल होना है।
यदि ऐसा प्रतीत होता है कि वो एक औसत मानव की तरह ही है, खून और बालों सहित उसके शरीर के सभी अंग इनविजिबल रहेंगे, भले ही इन्हें उसके शरीर से हटा भी दिया जाए तो ऐसा लगता है कि उसके शरीर से अलग होने पर केवल सलीवा और बॉडी वेस्ट ही दिखाई देते हैं, क्योंकि बहुत से सफाई करने वाले डी क्लास कर्मी इससे जागरूक हैं। क्लोडिया जिस कारण देख सकती है वो भी एनॉर्मस प्रतीत होता है, क्योंकि विशिष्ट मनुष्यों में लाइट प्राप्त करने और इस प्रकार देखने के लिए आंखों की कोन्स और रोड्स दिखाई देनी चाहिए। इस पर रिसर्च चल रही है कि ये वास्तव में कैसे संभव है और साथ में ये भी कि कैमोफ्लेज टेक्नोलॉजी के लिए संभावित रूप से क्या प्रदान कर सकती है। अपने खुद के विवरण के अनुसार जो उसके चुलबुली और चालाक पर्सनैलिटी के कारण है, क्लोडिया 19 से 25 वर्ष की उम्र के बीच एक मिक्स्ड रेस वाली महिला है, जिसकी भूरी आंखें और वेवी काले बाल हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके पास इनविजिबिलिटी के अलावा कोई और अनोमलस ट्रेट्स नहीं है, कोई सुपर स्ट्रेंथ या स्पीड या फिर उड़ने की क्षमता जैसा कुछ। हाँ, लेकिन उसके पास जो है वो बहुत विशेष सेट ऑफ स्किल्स हैं, ऐसी स्किल्स जो उन सभी के लिए एक नाइटमेयर है, जो भी उसे पकड़ कर रखने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए एससीपी फाउंडेशन को जल्द ही पता चल गया कि क्लोडिया एक अनुभवी चोर है, जिसमें तुरंत ताला खोलने और भागने जैसी स्किल्स हैं। वो बहुत कम शोर करते हुए चलने में भी सक्षम है, जो उसकी बाकी स्ट्रेंथ्स को भी कॉम्प्लीमेंट करता है, जिस कारण वो सिक्योर्ड एरिया से बहुत आसानी से अंदर और बाहर आ सकती है। ये ऐसी स्किल्स है जिन्हें उसने न केवल जीवित रहने के लिए विकसित किया है, बल्कि कुछ साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसीज का समर्थन करने के लिए भी, जिससे वो पीड़ित है। जबकि फाउंडेशन साइकोलॉजिस्ट ने कई मेंटल कंडीशंस को प्रस्तुत किया है जो क्लोडिया को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन उनमें से दो काफी प्रोमिनेंट हैं, लेप्टोमेनिया और पाइका। ऐसा प्रतीत होता है कि क्लोडिया एक तरह के साइकोलॉजिकल क्रच के कारण चोरी करने के लिए मजबूर होती है। इनविजिबल होना भी उसे एक बढ़िया चोर बनाता है। हालांकि एक बार जब वो अपनी इच्छा के वस्तु प्राप्त कर लेती है तो वस्तु को हवा में उड़ता देखा जाएगा और फिर यहाँ इसकी दूसरी अजीब आदत शुरू हो जाती है। पाइका एक ऐसा ईटिंग डिसऑर्डर है जहाँ पीड़ित उन वस्तुओं को उपभोग करते हैं जो खाना नहीं होता और कभी कभी खुद को इसी कारण चोट भी पहुँचाते हैं। क्लोडिया ने चोरी की कुछ छोटी वस्तुओं को निगलने की आदत विकसित की है, जिससे ये गायब हो जाती हैं और फिर बाद में जब वो उल्टी करती है तो इन्हें दोबारा देखा जाता है। जब इस मामले पर उसका इंटरव्यू किया गया तो क्लोडिया ने कहा कि उसे ये आइडिया स्टीवी स्टार के लेट नाइट टीवी शो से आया। स्टार एक स्कॉटिश परफॉर्मर है जो वस्तुओं को निगलने और इन्हें फिर से बाहर निकालने की क्षमता के लिए जाना जाता है। हालांकि स्टार की ये एबिलिटी उसे फाउंडेशन के थ्रेशहोल्ड के अनुसार अनोमलस नहीं बनाती। कंटेनमेंट में आने से पहले क्लोडिया को वीरान घरों में रहना पसंद था। उस घर में जहां फाउंडेशन एजेंट्स ने उसे खोजा था, ये वो घर था जिसमें काफी लंबे समय से कुछ गलत एक्टिविटीज हो रही थी। और फिर जैसे होता है कि जहां भी स्पेक्ट्रल फिनोमेना का संदेह हो, फाउंडेशन इंफ्रारेड कैमरास के साथ वहां आई, जिस कारण उन्हें तुरंत क्लोडिया की ह्यूमैनॉइड आकार का पता लगा और वो आगे बढ़े। उसके इनविजिबल ना होने के कारण क्लोडिया के पास इंट्रेंड फाउंडेशन ऑपरेटिव से लड़ाई करने का कोई मौका ही नहीं था। लेकिन फिर भी बात यहाँ तक आई ही नहीं, क्योंकि कुछ समय के बाद क्लोडिया ने हार मान ली और फाउंडेशन के साथ आने पर मान गई, लेकिन इस शर्त पर कि फाउंडेशन उसे कंटेनमेंट में घर और खाना देगी। इससे पहले ये माना जाता है कि वो वर्षों से बेघर थी और बहुत मुश्किल से गुजारा कर रही थी। वो अपने अतीत के बारे में बात करने से इनकार कर देती है, लेकिन हाँ, इस क्षेत्र में उसकी गोस्ट एक्टिविटीज की एक लंबी लिस्ट है, जहाँ पर 2 मौतें भी उसकी एक्टिविटीज से जुड़ी हैं। अपने जीवन भर में ना दिखाई देने के कारण क्लोडिया पर एक मेंटल टोल आ गया था। अकेले रहने के कारण इंस्टेबिलिटी और कभी कभी हिंसक आउटबर्ट्स भी देखे गए थे, लेकिन उसे फाउंडेशन काउंसलर्स और साइकेट्रिस्ट के इलाज के लिए अच्छे से बर्ताव करते देखा गया है, जिस कारण इन हिंसक आउटबर्ट की फ्रीक्वेंसी में काफी कमी आई है। जैसे जैसे वो अपने दर्दनाक अतीत से और आगे बढ़ रही है, ये उम्मीद है कि क्लोडिया पूरी तरह से अपने लेप्टोमैनिक टेंडेंसी से बाहर निकल आएगी, जिससे वो एक सामान्य अच्छा जीवन जी सकेगी या जितना भी कोई इनविजिबल होते हुए जी सकता है। हालांकि कुछ और भी अच्छी खबरें हैं। कंटेनमेंट में आने और रिकवरी के दौरान क्लोडिया काफी ज्यादा सोशल हो गई है। उसे लोगों से बातचीत करने में मजा आता है, खासकर जब उसके साथ एक औसत व्यक्ति के जैसे व्यवहार किया जाता है और उसके कुछ एक्शंस को चुलबुला और फ्लर्टी भी बताया गया है। वो लोगों के साथ शारीरिक संपर्क करके भी खुश होती है और अक्सर अपने चैम्बर में आने वालों के साथ बिना सोचे समझे शरारतें भी करती है, जैसे कि उन्हें भ्रमित करने के लिए वस्तुओं को इधर उधर करना। वो अज्ञात कारणों से लोगों के साथ बातचीत करने का शौक रखती है, खास जब वो सो रहे हो। कभी उनको छुएगी या बालों के साथ खेलेगी।
जो फाउंडेशन में आने से पहले भी शायद उसके इंटरेक्ट करने का एक तरीका हो सकता है, जबकि वो इसे सही से महसूस करने के रूप में वर्णित करती है। जो दूसरी ओर इसका अनुभव करते हैं वो इसे अननर्विंग महसूस करने के रूप में बताते हैं, जैसे कि उन्हें कोई भूत छू रहा हो। स्वाभाविक रूप से एक इंटेलिजेंट एस्केप आर्टिस्ट होने के कारण, जिसे आमतौर पर देखना असंभव है, फाउंडेशन कंटेनमेंट स्पेशलिस्ट को उसे पकड़ने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा। उसे कंटेनमेंट में रखने और साथ कंफर्टेबल भी दोनों के लिए काम किया गया ताकि वो फिर से भागने की कोशिश ना करे। उसे साइट 17 में एक 5 मीटर बाय 5 मीटर के कमरे में रखा गया है, जहां एक रिमोट इंफ्रारेड कैमरा लगातार निगरानी करता है और इंफ्रारेड डिटेक्शन सिस्टम भी लगाए गए हैं, जो क्लोडिया को अल्ट्रावायलेंट लाइट में भी दिखाते हैं यदि फाउंडेशन को उसे देखने की आवश्यकता हो। उसके कमरे में एक शावर और बाथटब के साथ एक सूट बाथरूम और फर्निश्ड क्वीन साइज का बेड, कई ओवरसाइज्ड बीन बैग चेयर्स, 2 आर्म चेयर्स, एक मेज और स्विvel चेयर, कुछ बुक केसेस, एक टीवी और एक डीवीडी प्लेयर भी है। बुक केसेस में विभिन्न किताबें हैं, मुख्य रूप से एडवेंचर नॉवेल्स, हार्ले क्विन रोमांसेस और आर्ट बुक्स। उसके एससीपी फैसिलिटी में आने से पहले विभिन्न टीवी शोज की डीवीडीज लाई गई थीं और वो समय समय पर नई मूवीज की भी रिक्वेस्ट करती रहती है। क्लोडिया को अपनी पसंद के किसी भी कपड़े तक पहुंच प्रदान की जाती है, हालांकि वो अक्सर बिना कपड़ों के इनविजिबल रहना ही पसंद करती है। वो कभी कभार अपने मनोरंजन के लिए विग्स और मेकअप भी करती है। जब वो अंदर हो तो उसका कमरा हर समय बंद रहना चाहिए और हर घंटे छेड़छाड़ के किसी भी संकेत के लिए दरवाजे की जांच करने के लिए 2 गार्ड्स तैनात किए गए हैं। रिसर्च पर्पसेस और एनरिचमेंट के लिए केवल स्टाफ मेंबर्स को कंटेनमेंट चैम्बर के अंदर और बाहर जाने के लिए दरवाजे को खोला जाता है। क्लोडिया को अपना खाना लाने वाले स्टाफ मेंबर्स के साथ बात करने में भी मजा आता है। हालांकि कहा जाता है कि स्टाफ मेंबर्स को क्लोडिया के बहुत करीबी अटैचमेंट बनाने से रोका जाता है, क्योंकि इससे वो उसे मैनिपुलेट करके भागने में या कोई विशेष प्रिविलेज प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। रेयर ओकेशंस पर जब क्लोडिया को कमरे से बाहर आने की अनुमति होती है तो उसे हर समय ग्लव्स और ग्रीस पेंट अपने चेहरे पर रखना होता है ताकि पर्सनल्स को उसके बारे में जागरूकता रहे। अगर वो हिंसक कार्रवाई या भागने का प्रयास करती है तो उसे तुरंत पकड़ लेना चाहिए और वापस उसके कमरे में ले जाना चाहिए। भागने की किसी भी घटना में सभी कर्मचारियों को इंफ्रारेड गॉगल्स पहनने होंगे और साइट 17 के करीब किसी भी अजीब एक्टिविटी की सूचना देनी होगी। लेकिन शुक्र है कि इसने भागने का प्रयास बहुत कम किया है और अभी ये यूक्लिड क्लास ऑब्जेक्ट है, लेकिन और थेरेपी हो जाने के बाद शायद ये क्लासिफिकेशन सेफ में अपग्रेड हो जाएगी। बेशक फाउंडेशन किसी भी कंटेनमेंट ब्रीच को यूं नहीं बताती है, इसलिए यदि हाल ही में कोई कंटेनमेंट ब्रीच हुई है तो आपके पास इसे जानने का कोई तरीका नहीं है। हाँ, आप जो कर सकते हैं वो ये है कि शायद ये भी आपको देख रही हो। यदि आप सो रहे हैं तो ये आपके बालों के साथ खेल रही हो। लेकिन हाँ, अगर ऐसा हो तो सुबह उठकर अपना सामान जरूर चेक कर लेना। अब जाइए और जाकर डॉक्टर बॉब की फाइल्स में से SCP-181 लकी देखें, एक अनोमली जो है तो ह्यूमनॉइड आकार की लेकिन बहुत विशेष शक्तियों के साथ। और जाने से पहले ये वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो कौन सी होनी चाहिए, हमें कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा। मिलते हैं जल्द ही।